अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द हीमेटोलॉजी मेडिसिन इज़ अबाउट द थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो है, इसको समझने से पहले यू शुड नाउ कि जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको दिखाया गया है कि एक रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, और उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन के अंदर यू नाउ दैट टू काइंड्स ऑफ चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं। ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी चेन ख़राब हो रही है, या तो वो डिफेक्टिव है या कम है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है, थोड़ी सी बन रही है, तो उसकी बेसिस पे वी हैव द, अगर दो अल्फ़ा चेन्स में डिफेक्ट होगा तो दैट विल बी अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन्स में डिफेक्ट होगा तो दैट विल बी बीटा थैलेसीमिया। ठीक हो गया। अब इसको जो है हम देखते हैं, कुछ हेडिंग्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट बुक्स से कंसल्ट किया जाएगा जिसमें हम देखेंगे स्टेप अप को। इसके अलावा डेविडसन के टेबल्स देख लेंगे। इसके अलावा हम जो है पीडियाट्रिक्स का जो है उसको भी साथ कवर कर लेंगे, थैलेसीमिया को परवेज़ अकबर से, ताकि आपको जो है वो जो है हो जाए आइडिया। ठीक हो गया। इसके बाद इस लेक्चर के बाद आप अपनी परवेज़ अकबर को एक दफ़ा थैलेसीमिया का टॉपिक रीड कर लें, और इसके बाद जो है आप स्टेप अप से जो है थैलेसीमिया को रीड कर लें, तो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। और जो हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगी वो भी आपने नोट कर लेनी है कि किस हेडिंग में आप जो है लिखोगे योर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप अप से मैं आपको बताती हूँ। स्टेप अप पे आप थैलेसीमिया खोल लें, साथ साथ देखते जाएं। ठीक है। ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम स्टेप अप से बात करें तो ये पता होना चाहिए कि बीटा थैलेसीमिया में होता क्या है। ठीक है। बीटा चेन्स कम हो जाएंगी, या तो कम हो जाएंगी या बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगी। ठीक है। और जब बीटा चेन्स जो है वो कम हो जाएंगी तो क्या होगा, अल्फ़ा चेन्स बढ़ जाएंगी ना। ठीक है। इससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी हैव 3 काइंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन A1 जो कि हमारे एडल्ट हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A2 विच इज़ द जो कि थोड़ी अमाउंट में होता है, और हीमोग्लोबिन F जो कि फीटल हीमोग्लोबिन होता है। इनकी कौन कौन सी चेन्स होती हैं? जो हीमोग्लोबिन A1 होता है, हेयर वी हैव 2 काइंड्स ऑफ चेन्स, जो कि है आपको नज़र आ रहा है अभी जो हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। जो हीमोग्लोबिन A2 है, हेयर वी हैव द 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स। ठीक है, डेल्टा चेन्स। और जो हीमोग्लोबिन F है उसमें क्या होगा, 2 अल्फ़ा चेन्स होंगी और 2 गैमा चेन्स होंगी। ठीक हो गया। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फिर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें जिसमें बीटा चेन्स जो है वो कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली कौन सा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा इनमें से, ये वाला नहीं बनेगा ना। जब ये वाला नहीं बनेगा तो बाकी दोनों जो हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बीटा थैलेसीमिया में। ठीक है। और जो बीटा हैं वो चेन्स बन ही नहीं रही, उधर से बाकी दोनों हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा चेन्स तो ठीक है ना, और अल्फ़ा चेन्स भी एक दूसरे के साथ, जब ये हमारा आरबीसी है उसमें सोचें कि सिर्फ अल्फ़ा 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 चेन्स ही बनती जा रही हैं, बीटा चेन्स बन ही नहीं रही, तो अल्फ़ा चेन्स एक जो है वो जमघट्टा सा बना लेंगी, जिसकी वजह से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होगी ना उसके ऊपर वो एक डैमेज होगा उसको मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से बॉडी में हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक एक चीज़ होती है कि बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक हो गया। लेकिन जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा उसमें क्या होगा, अल्फ़ा चेन्स नहीं बन रही होंगी, बाकी सारी चेन्स बन रही होंगी। अब खुद सोचें कि जब अल्फ़ा चेन्स नहीं बनेगी तो कौन सा हीमोग्लोबिन ख़राब होगा, तीनों के तीनों हीमोग्लोबिन ख़राब होंगे। बीटा थैलेसीमिया में तो सिर्फ एक हीमोग्लोबिन ख़राब था, A1 वाला, बाकी दोनों हीमोग्लोबिन बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि अल्फ़ा चेन्स ही नहीं है तो सारे हीमोग्लोबिन में हमें अल्फ़ा चेन्स की ही ज़रूरत थी, तो क्या होगा, सारी हीमोग्लोबिन ही बनेगी। ठीक है। ना A1 बनेगी, ना A2 बनेगी, ना F बनेगी। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आती है कि बीटा थैलेसीमिया में, जैसे कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्टेप अप पे लिखा हुआ है कि क्या होगा कि बीटा जो थैलेसीमिया है उसमें बीटा चेन्स कम हो जाती हैं, एक्सेसिव अल्फ़ा चेन्स होती हैं जो आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, और सिवियरिटी डिपेंड करती है कितनी एलील्स इफेक्टिव हुई हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया की बात करें तो उसमें क्या होगा, अल्फ़ा चेन्स कम हो जाएंगी और सारी की सारी हीमोग्लोबिन इफेक्ट होंगी, और जो एक्सेस बीटा ग्लोबिन चेन्स होंगी वो टेट्रामर्स बनाएंगे, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब यहाँ पे बीटा जो होंगे, क्योंकि अल्फ़ा नहीं है तो यहाँ पे बीटा जमा होना शुरू हो जाएंगे, और टेट्रामर्स बीटा टू क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, तो टेट्रामर्स बन जाएंगे।
और यहाँ पे भी जो है सेवेरिटी डिपेंड करती है कि कितनी एलील्स इफेक्ट हुई हैं। इसकी हम बात करते हैं। आपको पैथोलॉजी का बेसिक तो पता होगा ना कि वी हैव द बीटा थैलेसीमिया। तो कोई जीन होती है ना हमारी, उसमें वी हैव ओनली बीटा की 2 होती हैं, ठीक है, 2 एलील्स होती हैं, जबकि जो हमारी होती है ना अल्फ़ा, उसकी 4 होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं एलील्स। सो बीटा में 2 हैं और अल्फ़ा में 4 हैं, ठीक है। मींस बीटा थैलेसीमिया को क्रिएट होने के लिए कितनी जीन्स डिफेक्टिव होंगी, कितनी इफेक्ट होंगी जी एलील्स, तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर तो ये होगा कि एक ही बीटा इफेक्ट होगी तो दिस विल बी द बीटा थैलेसीमिया माइनर, क्योंकि एक तो बन रही है ना कुछ तो हीमोग्लोबिन बन रहा होगा ए वाला। लेकिन अगर दोनों इफेक्ट हो जाएंगी सो दिस विल बी थैलेसीमिया मेजर। इसी तरह जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, इसमें भी डिपेंड करता है कितने एलील्स इफेक्ट होंगे। अगर एक होगा तो इतने मसले की बात नहीं है, क्योंकि बाकी अल्फ़ा तो है, एसिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट। अगर दोनों इफेक्ट हो जाएंगी तो फिर थोड़ी सी डिज़ीज़ बढ़ जाएगी, 3 हो जाएंगी तो उससे ज़्यादा डिज़ीज़ बढ़ जाएगी, और अगर चारों इफेक्ट हो जाएंगी तो बिल्कुल भी कोई हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और बंदा मतलब पैदा ही नहीं होगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाएगी, बिकॉज नो हीमोग्लोबिन। बीटा थैलेसीमिया में तो कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन बन ही रहे थे, दूसरे वाले हीमोग्लोबिन एफ जो है फीटल वाला और A2 कुछ ना कुछ तो बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनेगा, बिकॉज सारी हीमोग्लोबिन के लिए हमें अल्फ़ा चाहिए थी। नेक्स्ट जो स्टेप अप पे आपको मिलेगा वो मिलेगा कि बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, उसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। फिर बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है और एक होता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। कौन कौन से हो गए? मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिया। अब जो मेजर होता है उसकी क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टेप अप पे आपको मिलेगा ये कि सबसे पहले तो जो मेजर होता है उसके 2 और नाम होते हैं। एक होता है कूलीज एनीमिया, इसको कहते हैं, याद रखना है आपने। दूसरा इसको कहते हैं होमोजाइगस बीटा चेन थैलेसीमिया। होमो मीन्स दोनों जीन एलील्स इफेक्ट हो गई हैं, ठीक है। मेजर में ये होगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? जब बीटा थैलेसीमिया मेजर होगा तो मैंने आपको बताया कि बीटा चेन्स नहीं बनेंगी तो अल्फ़ा बनना शुरू हो जाएंगी और वो आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन करेंगी। जब वो आरबीसीज़ टूटना शुरू हो जाएंगे, हिमोलिसिस होगी, तो बंदे के अंदर क्या होगा? हिमोलिसिस में क्या होता है? कौन सा लिवर में क्या साइन आता है? लिवर की डिजीज़ में अगर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाए, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। जॉन्डिस होगा, डार्क यूरिन आएगा, और जब हिमोलिसिस होती जाएगी तो हिमोलिसिस किस में होती है? स्प्लीन के अंदर हमारे आरबीसीज़ गुजर रहे होते हैं जब, तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही इतने ख़राब हैं, और जब स्प्लीन से गुजरेंगे तो फर्दर जो है स्प्लीन उनको तोड़ती जाएगी। जब स्प्लीन का काम बढ़ जाएगा तो स्प्लीन इनलार्ज कर जाएगी, लिवर इनलार्ज कर जाएगा, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी इन लोगों के अंदर हमें, ठीक है। हम क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको मिलेगा कि क्या होगा कि जब वहाँ पे हिमोलिसिस होती जाएगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके रिस्पॉन्स में नए आरबीसीज़ बनाना शुरू करेगी। नए आरबीसीज़ कहाँ बनाएगी? बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो की जैसे फॉर एग्जांपल स्कल के अंदर अगर हम कहेंगे वहाँ पे आरबीसीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, बॉडी रिस्पांस शो करेगी, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमें जो है वो मैनिफेस्टेशंस आएंगी जिसमें वी हैव द हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। वो हम देखते हैं कि क्या होता है, क्रू कट अपीयरेंस मिलती है। और अगर पीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे जो बच्चे होंगे बीटा थैलेसीमिया के, वो जब इफ़ेक्ट होंगे तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ को कम हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी एंड दे फेल टू थ्राइव। और अगर हम ट्रीट नहीं करते तो ये क्रोनिक हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट्स जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन्स। हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उनके आरबीसीज़ टूटते जा रहे हैं, उनके अंदर आरबीसीज़ नहीं है और सारा मसला क्रिएट हो रहा है, तो फिर हमें बाहर से ट्रांसफ्यूजन्स देनी पड़ती हैं। जब उनके आरबीसीज़ ख़राब होते हैं, बाहर से ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में और हिमाटोक्रोमेटोसिस की तरफ पेशेंट जाएगा। तो इस वजह से हिमाटोक्रोमेटोसिस की वजह से जब आयरन लोड होगा तो हिमाटोक्रोमेटोसिस को ऑलरेडी हम लिवर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब वो इस तरह से होगा हीमोक्रोमेटोसिस, तो हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है आयरन ओवरलोड की वजह से।
अब ये जो हमें डायग्नोज होता है ना थैलेसीमिया मेजर, ये किस एज में होता है? जब बच्चा जो है वो 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स तक की एज में पहुंच जाता है, तो तब हमें जाके ये डायग्नोज होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स थे जिसकी हमने बात की कि मसला किस वक्त आएगा, 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज में। मसले की वजह से हीमोलिसिस की वजह से क्या होगा, जॉन्डिस और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, और एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से क्या होगा, ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से क्या होगा। तो ये तीन तरह से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। फिर डायग्नोसिस हम इन लोगों की कैसे करते हैं, याद रखना है, पहले भी हमने डिस्कस किया थैलेसीमिया की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे जिसमें हमें जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो मतलब मेजर है, माइनर है। मेजर के अंदर हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन F मिलता है ज़्यादा और A2 ज़्यादा मिलता है, और A जो है वो कम मिलता है। फिर वी हैव द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें क्या मिलेगा, सेम लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हमने बात की माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और हमने बात की टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स आपको इन सब में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं, वैसे तो सब में मिल सकते हैं लेकिन थैलेसीमिया में आपको ज़्यादा मिलते हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि इसमें आपको क्या पड़ता है, एंटायरली द पेशेंट इज़ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बिकॉज उसकी बीटा ग्लोबिन चेन्स है ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन A बनेगा ही नहीं और हीमोलिसिस होती जाएगी। सो वी नीड entirely the transfusion dependent patient। ठीक है, उसके बाद वी हैव द थैलेसीमिया माइनर। अगर उसकी बात की जाए तो दिस विल बी द हेट्रोजाइगस स्टेज, जिसमें एक बीटा जीन नॉर्मल होती है और दूसरी ख़राब होती है। तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एक बीटा चेन ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा मसला होगा। ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड एनेमिक होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें डायग्नोज हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें वही चीज़ मिलेगी जो ऊपर मिल रही थी। ट्रीटमेंट इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है बीटा। उसके बाद इंटरमेशिया की बात करें तो यहाँ पर आपको अनीमियाज माइल्ड भी मिल सकते हैं, मॉडरेट भी मिल सकते हैं, स्वेयर भी, मतलब वेरिंग होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको डायग्नोज करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में उसी तरह। और ये जो लोग होते हैं ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते बचपन में, लेकिन अडल्टहुड में जाके इनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखने, मेजर के बच्चों को शुरू में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है 6 to 12 मंथ्स के ऊपर जब डायग्नोज होता है, और जो इंटरमीडिएट वाले होंगे उनके अंदर आपको ट्रांसफ्यूजन की अडल्टहुड में जाके ज़रूरत पड़ेगी, चाइल्डहुड में नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की। सो अल्फा थैलेसीमिया जो होता है इसकी 4 टाइप्स होती हैं। वी हैव द साइलेंट कैरियर्स, वी हैव द ट्रेट्स, ठीक है, जिसको माइनर्स भी कहते हैं, वी हैव द HPH डिजीज़ एंड वी हैव द हाइड्रोप्स फिटेलिस। इसको हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ, अगर तो एक होगी डिफेक्टिव चेन तो साइलेंट होगा, अगर 2 हो जाएंगी तो ट्रेट होगा या माइनर होगा, अगर 3 हो जाएंगी तो HPH डिजीज़ हो जाएगी, और अगर चारों इफेक्टिव हो जाएंगी तो पेशेंट विल बी हाइड्रोप्स फिटेलिस, मतलब मर जाएगा, इंट्रायूट्राइन डेथ। साइलेंट कैरियर्स में क्या होगा, अगर एक इफेक्टिव है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होने चाहिए, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा। फिर अगर हम बात करें इस पे हीमोग्लोबिन लेवल की, तो क्या होना चाहिए, इसमें नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा तो है, 3 अल्फ़ा चेन्स हैं। हिमाटोक्रेट लेवल भी इन लोगों का जो है वो ठीक होता है। तो ऐसे लोगों को हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, नो ट्रीटमेंट नेसेसरी। उसके बाद वी हैव द अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर। इसकी बात करें, 2 चेन्स इफेक्टिव हैं, तो क्या होना चाहिए, ये सिम्टोमेटिक तो नहीं होंगे, क्योंकि 2 चेन्स हैं, 2 चेन्स नहीं है, तो पेशेंट विल बी माइल्ड एनेमिक जस्ट लाइक द अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों के जो है ट्रीटमेंट की, तो इसमें भी एज सच ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि माइल्ड एनीमिक होते हैं। फिर HPH डिजीज़ की बात करें जिसमें 3 ख़राब हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अनीमिया ऑफ वेयरिंग स्वेरिटी जस्ट लाइक इंटरमीडिएट बीटा थैलेसीमिया। और इसमें जो है आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या नज़र आएगा, हीमोग्लोबिन H, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, जब अल्फ़ा नहीं बन रहा होता तो बीटा के टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाते हैं,
बीटा 4 बन जाएगा। उस तरह से करके हीमोग्लोबिन एच हम उसको नाम दे देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन लोगों को जो प्रॉब्लम मसले की ज़्यादा होती है ना, वो ये होती है कि जब उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए ना, फिर इनकी हेमोलिसिस ज़्यादा शुरू हो जाती है आरबीसीज़ की, जिसकी वजह से तब मसले की ज़्यादा बात होती है और फिर हमें इनको जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। अदरवाइज़ इनको ट्रीटमेंट की भी एज सच जो है वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते लोग, ठीक है, आपने याद रखना है। तो ये सारा हम स्टेप अप से कवर कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आपने वहाँ से देखते जाना है। और अगर अल्फ़ा थैलेसीमिया की अल्फ़ा में सारी चेंज ख़त्म हो जाए तो क्या होगा ऐसे लोगों को? मैंने बताया कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, हाइड्रोप्स फिटेलिस होता है, ठीक है। हम पिक्चर्स देख लेते हैं अब। सो ये हाइड्रोप्स फिटेलिस का जो है वो है पेशेंट, इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ आता है, जिसमें चारों अल्फ़ा चेंज डिफेक्टिव होती हैं। दिस इज़ एक्चुअली आपको पता होगा कि हमने पैथोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि चिपमंक फेसेस हो जाते हैं इन लोगों के एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से। सो इस तरह के बच्चे होते हैं सारे, ठीक है। फ्रंटल बॉसिंग ऑफ स्कल याद रखना है। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ द ब्रिज ऑफ नोज़ होता है इनका, और इस तरह से जो है वो फीचर्स होते हैं बच्चों के, दिस लाइक दिस। और दिस इज़ एक्चुअली द पिक्चर। ये आपको दिखाया गया है कि जो हेयर कट की ना एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम कहते हैं क्रू कट। ये बॉयज़ जो है करवाते होते हैं इस तरह के बाल, तो उनको पता है कि क्रू कट करवा दो ज़रा, ठीक है, फ़ैशन। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ैशन की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्सरे ऑफ द स्कल लिया गया है जिसमें एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से जो बीटा थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके अंदर हेयर ऑन एंड अपेरेंस मिलेगी, या आपको बाल नज़र आएंगे स्कल के ऊपर इस तरह से करके, तो वो इस तरह से अपेरेंस देगा, ठीक है। ये वाला आपने देख लेना जस्ट फॉर द रिवीजन एंड दिस टू अगेन शोइंग द डेड fetus, blood transfusions, available therapies, these are the blood transfusions, drugs, hydroxyurea, और स्टेम सेल थेरेपी है, जीन थेरेपी है, जीन एडिटिंग है, और ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और फिर हम उनकी सपोर्टिव थेरेपी कैसे कर सकते हैं, इनको हम जो है वो पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो परवेज़ अकबर पे लिखा हुआ है ना, वो हम देख लेंगे, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके, उसके बाद ये वाला आपने टेबल देख लेना, इस यहाँ पे आपको अल्फ़ा थैलेसीमिया की इस तरह से आपने रीड करना है इसको, ठीक है। एक तरफ अल्फ़ा थैलेसीमिया का दिखाया हुआ और दूसरी तरफ बीटा का, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे कर देती हूँ, इस तरह से आपने देख लेना कि किस तरह से कौन सी होगी तो क्या आएगा प्रॉब्लम। उसके बाद डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया, इसको रीड कर लें, डेविडसन का टेबल है। और ट्रीटमेंट ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, ये हमने अभी डिस्कस करना है पीडियाट्रिक्स में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारा जो है थोड़ा सा कवर हो गया थैलेसीमिया का। इसमें हम जो परवेज़ अकबर है, अब आपने उसको खोल लेना है। जो चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे कवर नहीं हुई स्टेप अप की, हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया का आपने खोल लेना है परवेज़ अकबर पे। सबसे पहले आपने उसका केस रीड करना है, जिसमें आपको बताया होगा कि 2 years old बॉय जिसमें पैलर है, उसको प्रोमिनेंट चीक्स है, उसकी पेरेंट्स आर कज़न्स, मीन्स कि ये इनहेरिटेड होगा कुछ। प्रोमिनेंट चीक्स मीन्स वही जो मैंने आपको फेसेस दिखाए हैं थैलेसीमिया के। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें माइल्ड जॉन्डिस मिल रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन मिल रही है, हेमाटोस्प्लीरोमेगैली मिल रही है, और हीमोग्लोबिन कम हुआ हुआ है इन लोगों का, और HbF ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका जो है केस लिखा हुआ है थैलेसीमिया के अंदर, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। और ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही है कि पेशेंट इज़ हैविंग थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने रीड कर लेनी है, टाइप्स रीड कर लेनी है, और टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन रीड कर लेनी है, मेन पॉइंट्स रीड कर लेनी है। ये याद रखना है कि बीटा चेंज होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, और अल्फ़ा वाली जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी जो है उसको आपने रीड कर लेना है। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है बीटा थैलेसीमिया मेजर में कि पेशेंट्स आर वेल एट बर्थ, लेकिन जो 3 to 4 months में जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और उसमें जो लिखा हुआ है ना कि हीमोग्लोबिन F इज़ हैविंग हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, और फिर वो पुअर ऑक्सीजन डिलीवर होती है, और उसके रिज़ल्ट में जो है पेशेंट, मतलब कि आपने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन F जो होती है ना, वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है, टिश्यूज़ को देती नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाता है, और फिर इरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो है
अगला वाला मतलब पैथोफिजियोलॉजी को आपने रीड कर लेना है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसको भी आपने जो है एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसमें ये लिखा हुआ है कि माइनर जो होता है थैलेसीमिया माइनर बीटा, वो नॉर्मल होते हैं लोग, माइल्डली एनीमिक होते हैं। जो इंटरमीडिएट वाला होंगे उसमें क्या होगा कि 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और बाद में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। और जो मेजर वाले होते हैं वो 12 मंथ्स पे जाके सिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनके फिर वो सारे फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, और एब्डोमेन प्रोट्यूबरेंट हो जाता है हेपेटोस्प्लिनोमेगेली की वजह से, और बाकी आयरन ओवरलोड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हीमोक्रोमेटोसिस की तरह हैं। कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं इन लोगों को, ग्रोथ रिटार्डेशन वो हम अलग से देखते हैं। डीडीज़ आपके वही हैं जो मतलब जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया जिनमें होता है वो इसके डीडीज़ हैं। फिर इसके जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट से कर लेते हैं ताकि आपका जो है पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाए थैलेसीमिया और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाए।